Yes, so I hope that the shared file is visible to you. So before starting with the numerical portion of this particular chapter, national income, let us discuss certain basics. Okay, so give the heading. Basic number 1. देखो नेशनल इनकम जो है ना मेरे पास, उसकी शॉर्ट फॉर्म है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। एन का मतलब है जी नेट, दूसरे एन का मतलब है नेशनल, पी का मतलब प्रोडक्ट, एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। तो ये मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट लेटर है, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड लेटर है, और ये एफसी मेरे पास इधर थर्ड लेटर है। जहां तक बात है पी की, पी हमेशा मेरे पास सेम रहेगा। ठीक है, एनएनपी एट एफसी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। द वर्ड प्रोडक्ट विल बी कॉमन इन ऑल द एब्रिविएशंस। तो ये नेशनल इनकम की शॉर्ट फॉर्म है। हमने याद रखना नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। और क्वेश्चन के अंदर हमें उसने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को कहा है, तो क्या निकालना है हमने, एनएनपी एट एफसी निकालना है। क्लियर है। अब ये जो फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर की बात है, ये मैंने क्यों बताया है, तो याद रखना जब भी फर्स्ट लेटर चेंज होगा तो डेप्रीसिएशन आएगा एज अ रिलेटेड एग्रीगेट। सेकंड लेटर चेंज होगा तो एनएफवाईए आएगा, और थर्ड लेटर चेंज होगा तो एनआईटी आएगा। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन ने बोला कि जीडीपी एट एमपी निकालो, ठीक है, और मुझे गिवन है क्वेश्चन में एनडीपी एट एमसी, एनडीपी एट सॉरी एमपी, तो बताओ कैसे निकालेंगे हम? आई नीड टू चेक द लेटर्स। देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर है जी, फर्स्ट लेटर है एन, फर्स्ट लेटर चेंज हो गया, तो अगर फर्स्ट लेटर चेंज होगा तो मुझे क्या लिखना है इधर, डेप्रीसिएशन। क्या लिखना है यहाँ पे, डेप्रीसिएशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जी का मतलब है ग्रॉस, एन का मतलब है नेट। एन जब भी एन जब भी पहले नंबर पे आएगा तो उसको नेट बोलेंगे। ठीक है, अगर जब भी वो पहले नंबर पे आएगा, एन जब भी दूसरे नंबर पे आएगा तो उसको नेशनल बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर में है तो ये है ग्रॉस, और यहाँ पे ये क्या है, नेट है। तो मुझे बताओ भाई, ग्रॉस बड़ा होता है कि नेट बड़ा होता है? ग्रॉस बड़ा होता है कि नेट बड़ा होता है? बिल्कुल ठीक है, ग्रॉस मेरे पास बड़ा होता है जी, ग्रॉस इज लार्जर, नेट मेरे पास छोटा है। तो ये साइड छोटी है ना, ये साइड छोटी है। ठीक है, ये वाली साइड छोटी है ना, तो इन दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। देखो फॉर्मूलेज रट्टा नहीं मारने हैं, समझो फॉर्मूले को। अगर ये राइट हैंड साइड मेरे पास छोटी हुई तो उसको बड़ा कर दो। बड़ा कैसे करेंगे, प्लस करके। अगर राइट हैंड साइड मेरे पास बड़ी हुई तो इसको छोटा कर दो। छोटा कैसे करेंगे, माइनस करके। क्यों करना है इसको बड़ा, क्यों करना है इसको छोटा? रीजन बीइंग आई नीड टू मेक बोथ द साइड्स इक्वल। ठीक है, समझेंगे इसको और अच्छे से। ठीक है, याद रखो, फर्स्ट लेटर चेंज याद करो मेरे साथ, तो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। सेकंड लेटर चेंज होगा तो क्या आएगा, एनएफवाईए। थर्ड लेटर चेंज होगा तो क्या आएगा, एनआईटी। क्वेश्चन के अंदर बोलता भी एनएनपी एट एफसी निकालो, एनएनपी एट एफसी निकालो, और उसने मुझे दे रखा है जीडीपी एट एमपी। ध्यान से सुनना मेरी बात, एनएनपी एट एफसी निकालो, क्या दिया है, जीडीपी एट एमपी। तो मैं चेक करूंगा भाई, फर्स्ट लेटर हुआ है चेंज, फर्स्ट लेटर चेंज होगा तो क्या आएगा, डेप्रीसिएशन। ध्यान दो, अब ये साइड ग्रॉस है, ये साइड नेट है, मतलब ये वाली साइड बड़ी है। ठीक है, ग्रॉस वाली साइड बड़ी होगी ना, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको छोटा कर दो। तो छोटा कैसे होगा, माइनस करके, माइनस डेप्रिसिएशन। सेकेंड लेटर एन डी, सेकेंड लेटर भी चेंज हो गया। तो जब सेकेंड लेटर चेंज होता है तो मेरे पास क्या आता है, रिलेटेड एग्रीगेट, एनएफ वाईए, एनएफ वाईए। अब देखो भी यहां पर है डोमेस्टिक, दिस दिस डी
stands for domestic and this N stands for national. ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाली साइड छोटी है कि बड़ी है? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक है यहाँ पे, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक छोटा होता है कि नेशनल छोटा होता है? डोमेस्टिक छोटा होता है, तो मतलब ये डोमेस्टिक वर्ड जो है ये छोटा है नेशनल से। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब है लोकल, नेशनल का मतलब पूरे देश का, तो डोमेस्टिक इज स्मॉलर इन वैल्यू। तो मुझे बताओ इन दोनों साइड को इक्वल करने के लिए प्लस करूंगा माइनस करूंगा? डोमेस्टिक छोटा है तो इसको यहाँ पे क्या कर दो, प्लस कर दो, प्लस NFIA। सेकेंड लेटर का हिसाब किताब भी हमारे पास यहाँ पे हो गया। देन वी हैव मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। कॉस्ट और प्राइस, भाई कॉस्ट और प्राइस याद है बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और कुछ नहीं मार्केट प्राइस होती है, तो इसका मतलब है मार्केट प्राइस बड़ी होती है, कॉस्ट छोटी होती है। कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़कर, कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़कर मार्केट प्राइस आती है, तो मतलब कॉस्ट हमारे पास क्या है, छोटी है। तो इस तरफ तो भाई मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस होता है बड़ा, इसको करो छोटा, माइनस करेंगे क्या, थर्ड लेटर चेंज होगा तो क्या आएगा, NIT। Answer me in the chat box. Are you getting it? Are you understanding it? Yes or no? Great. तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब मुझे जरा एक फॉर्मूले का आंसर निकाल कर दिखाओ। पहले रिवाइज करो, अगर फर्स्ट लेटर चेंज होगा तो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। सेकंड लेटर चेंज होगा तो क्या आएगा, NFYA। थर्ड लेटर चेंज होगा तो क्या आएगा, NIT। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें दिया है, नहीं क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है GNP एट FC और मेरे पास है NNP एट FC। तो चेक करो, पहला लेटर चेंज तो क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। अब इस N का मतलब है नेट, याद रखना N जब पहले नंबर पे होता है तो उसका मतलब हमेशा नेट होता है, N जब दूसरे नंबर पे होता है तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है, नेशनल होता है। तो यहाँ पे है नेट, यहाँ पे है ग्रॉस। नेट होता है छोटा, याद कैसे रखेंगे, अगर याद नहीं रहता कैसे याद रखना है, ग्रॉस और नेट। नेट में सिर्फ 3 लेटर हैं तो ये छोटा है, ग्रॉस में यहाँ पे 5 लेटर है तो ये बड़ा है। नाउ व्हाई नेट इज स्मॉलर, इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक रिविजनल लेक्चर है, इसी तरह इसको हम देखेंगे। नेट छोटा है, ये वाली साइड छोटी है तो इसको बड़ा कर दो, प्लस करेंगे बड़ा करने के लिए। सेकेंड लेटर सेम है, थर्ड लेटर FC और FC ये भी सेम है। So this is the formula for GNP at FC when we have NNP at FC. तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो भी चीज दी है उसके बेसिस पे हम फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर करके निकाल सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे चीज पूछी है। क्लियर है? तो दिस इज द वेरी सिंपल वे ऑफ रिमेम्बरिंग द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला रट्टे नहीं लगाने हैं, नहीं लगेंगे, समझकर इस तरीके से फॉर्मूलाज को हमने डिराइव करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा NFYA के बारे में विचार कर लेते हैं। NFYA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखेंगे, इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम, Y stands for income from abroad minus factor income to abroad. Factor income from abroad minus factor income to abroad. तो भाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है बाहर से कितना पैसा कमाया, बाहर से कितना पैसा कमाया। तो अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
बाहर से कितना पैसा कमाया, लेटेस्ट से कि मैंने 100 रुपए कमाए। कैसे, मैंने एक्सपोर्ट किया था 100 रुपए का, और एक्सपोर्ट करने से मैंने कितने कमा लिए, 100 रुपए मेरी जेब में आ गए। लेकिन मैंने 80 रुपए का इंपोर्ट करा लिया। भाई जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे ना, इंपोर्ट करूंगा तो पैसे देने पड़ेंगे। तो 80 रुपए का मैंने इंपोर्ट कराया, 100 रुपए कमाए, 80 खर्चे, तो कुल कमाए कितने, कुल कितने कमाए, 20 रुपए। ये जो 20 रुपए है ना, ये NFY, ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कि कुल, नेट का मतलब है कुल कितने कमाए, एक्चुअल में कितने कमाए। नेट का मतलब है सब कुछ घटा घटू के कितने कमाए। तो वही मैंने कमाए थे 100 रुपए, उसमें से खर्च दिए 80 रुपए, तो मतलब कमाए कितने, 20 रुपए। इसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? देन वी हैव, साथ के साथ भी हम इस सबकी डिस्कशन करते रहेंगे जब हम सम्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास है भाई NIT। NIT की फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फटाफट लिखेंगे इसको, फिर हमने सम्स करने स्टार्ट करने हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट, नेट का मतलब है कुल, कितने टैक्स पे करा। तो भाई मुझे बताओ, इसका फॉर्मूला लिखेंगे फिर समझेंगे। इसका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बहुत ही सिंपल भाषा में, टैक्स का मतलब है जो जो पैसा मैंने सरकार को दिया, जो पैसा मैंने सरकार को दिया। सब्सिडी का मतलब है जो पैसा मैंने सरकार से लिया। तो भाई तुमने सरकार को दिए 100 रुपए, सरकार ने तुमसे, सरकार से तुमने लिए 20 रुपए। 100 रुपए दिए, 20 रुपए लिए, तो बताओ दिए कितने कुल, 80 रुपए। सिंपल सा लॉजिक है भाई। 100 रुपए देकर अगर तुमने 20 ले लिए तो तुम्हारी जेब से गए कितने, 80 रुपए गए ना। हमारे पास क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, सो दिस फिनिशेस आवर बेसिक एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अब जो हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम को निकालने के 3 रास्ते हैं भाई। एक है वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक है इनकम मेथड, और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। जब भी हम रियल लाइफ में किसी भी देश की नेशनल इनकम निकालते हैं, चाहे हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करें, चाहे हम इनकम मेथड यूज करें, चाहे हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करें, सबसे वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। सबसे वैल्यू क्या आती है, हमेशा सेम आती है। जो मर्जी मेथड यूज करके नेशनल इनकम निकालो, अगर रियल लाइफ में सेम नहीं आ रही, अगर रियल लाइफ में सेम नहीं आ रही, तो उसको हम बोलते हैं एरर्स एंड ओमिशंस। कि भाई कोई ना कोई गलती रह गई होगी, कोई ना कोई चीज हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है, उसकी वजह से नेशनल इनकम सेम नहीं आई है। लेकिन तीनों मेथड से नेशनल इनकम हमेशा क्या आती है, सेम आती है। तो सबसे पहले हमने कौन सा मेथड करना है जी, वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। हेडिंग डाल लेंगे वैल्यू एडेड मेथड की, फिर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर। क्विकली राइट डाउन द हेडिंग। चलो भाई, अब लिखते हैं इसका फॉर्मूला। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड। ऐसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3-4 बिजनेसेस होंगे। फॉर एग्जांपल बिजनेस ए, बिजनेस बी,
तो उन सब की वैल्यू एडेड हमें ऐसे निकालनी है, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मेट को यूज करके। इसको जल्दी से नोट डाउन करो एंड गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स क्विकली। और अगर मैं सभी फर्म की वैल्यू एडेड जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, सभी फर्म्स की वैल्यू एडेड जोड़ने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। इसके दूसरा नाम भी लिख लो, इसको हम जीवी एट एमपी भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या आ जाएगा मेरे को, वैल्यू एडेड। और अगर मैं सभी फर्म्स की वैल्यू एडेड को जोड़ दूं, क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। क्विकली नोट इट डाउन। फिर एक लास्ट पॉइंट बताता हूं एंड देन वी विल जंप टू द सम्स। हाँ जी, एक लास्ट पॉइंट। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सिर्फ इतने हिस्से को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं। और अगर और नॉलेज का लिखना है, ये कौन सा वैल्यू ऑफ आउटपुट है भाई, ये ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट है एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट है एट मार्केट प्राइस, इसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं। इसको लिख लो एंड देन वी विल मूव टू सम सॉल्विंग। हाँ जी, डन है। चलो अब हम करेंगे सम्स। सो आई होप द फाइल इज विजिबल टू यू। तो कहता, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ग्रॉस वैल्यू एडेड पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए कौन सा मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमें फर्म ए दिख रही है और फर्म बी दिख रही है, इसके अलावा हमें कोई और फर्म नहीं दिख रही। तो फटाफट फटाफट से इसका लिखेंगे हम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या आ जाएगा मेरे पास, वैल्यू एडेड। तो फर्म ए की वैल्यू एडेड और फर्म बी की वैल्यू एडेड हम नोट डाउन कर लेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। और याद रखो, साथ के साथ हम रिवाइज करेंगे, वैल्यू एडेड अगर हम सभी फर्म की जोड़ दें तो क्या आता है, जीडीपी एट एमपी। क्या आता है, जीडीपी एट एमपी। लो भाई, परचेज बाय फर्म ए, परचेज और कुछ नहीं होती, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है, याद रखना। परचेज क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो फर्म ए ने कितनी परचेज करी, 60। तो यहां मैं लिख देता हूं 60। साथ के साथ सम सॉल्व करना है मेरे साथ, ठीक है। देन सेल्स बाय फर्म बी, फर्म बी ने सेल करी 180, बी ने करी है भाई, बी ने। तो बी में मैं कितने लिख देता हूं, 180। ध्यान देना, जब सेल्स के साथ कुछ वर्ड ना लिखा हो ना तो ये टोटल सेल्स होती है हमेशा। ठीक है, सेल्स के साथ अगर कुछ भी ना लिखा हो तो ये क्या होता है, टोटल सेल्स होती है। फिर लिखा परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी। भाई एक तो फर्म ए की परचेज ये है
दूसरी फर्म ए की परचेज ये है और दोनों परचेजेस अलग अलग हैं, एक है अब्रॉड से एक है बी से, तो बताओ भाई कितनी परचेज है? 100। तो क्या इसको भी मैं फर्म ए की परचेज को 100 में लिख दूं? हाँ कि ना? समझे मेरी बात? परचेज बाय फर्म ए लिखा है भाई, ए ने खरीदा है तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गई। परचेज हमेशा इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगी, ठीक है? तो मैंने 100 यहां पे इसको इधर लिख दिया। अच्छा, खरीदा किससे? फर्म बी से, ठीक है? परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, तो भाई फर्म बी से खरीदा तो क्या ये फर्म बी की सेल हुई? फर्म बी से खरीदा तो बी ने बेचा होगा ना, तो फर्म बी की ये क्या हो गई? यहाँ पर सेल्स हो गई। लेकिन मुझे सेल्स उसने ऑलरेडी टोटल दी है, तो मतलब ये जो मेरे पास 100 रुपए है ना, ये 180 में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। समझो मेरी बात, टोटल सेल्स है, हर तरह की सेल, चाहे उसने बी को करी, चाहे उसने ए को करी, चाहे उसने जहां मर्जी करी, जो 180 के अंदर 100 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि टोटल सेल्स दी है। कंफ्यूज नहीं होना। देन डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, ध्यान दो यहां पे लिखा है डोमेस्टिक, यहां पे खाली सेल्स नहीं लिखा, तो मतलब ये टोटल सेल्स नहीं है। बाइफरकेट करना जरूरी है। दोबारा समझा दो अगर नहीं आएगा समझ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लैरिटी और आएगी। सो जस्ट स्टे विथ मी। डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए कितनी है? 220, तो मैं यहां पर 220 इधर लिख देता हूं, 220। एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, भाई एक्सपोर्ट भी तो सेल्स ही होता है। ये डोमेस्टिक सेल है, ये इंटरनेशनल सेल्स है। कितनी है? 60। इसमें 60 जोड़ूंगा अब मैं, ये सेल्स है। समझो मेरी बात ध्यान से, सेल्स है। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक बाय फर्म ए, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो इन्होंने ना ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दिया, एक ही लाइन में क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया और एक ही लाइन में ओपनिंग स्टॉक भी लिख दिया। तो मुझे बताओ इस लाइन को पढ़ के बड़ा कौन सा है? ओपनिंग की क्लोजिंग? बड़ा कौन सा है? ओपनिंग की क्लोजिंग? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, तो इसमें से बड़ा कौन सा है? ओपनिंग स्टॉक बड़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है? जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है ओपनिंग बड़ा है ना, तो इन्होंने मुझे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दिया है। कितना दिया? 20। लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 20 है, तो मुझे बताओ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना होगा? -20। सिंपल मैथमेटिक्स। याद रखो, अगर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 20 है ना, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा -20, और यहाँ पे मुझे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग चाहिए, तो ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ए का कितना आ गया? ये आ गया -20। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? सिंपल। ध्यान से एक एक लाइन पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लैरिटी और इस पे आ रही शुरू हो जाएगी। आगे, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, तो ये तो देखो भाई क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है, तो इसका मतलब इन्होंने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दिया, हमें कितना दिया है? 30। 30 दिया है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये तो सिंपल है, तो ये 30 एज इट इज मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लोजिंग प्लस में और ओपनिंग माइनस में चाहिए। देन परचेज बाय फर्म बी, फर्म बी ने परचेज करा, तो उसकी ये क्या हो गई? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कितना परचेज करा? 100। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कितना लिख दूंगा मैं? 100 लिख दूंगा। फ्रॉम फर्म ए, भाई किससे परचेज करा है? फर्म ए से। किससे परचेज करा है? फर्म ए से परचेज करा है, तो क्या ये फर्म ए की सेल्स हो गई? भाई अगर फर्म ए से खरीदा है तो फर्म ए ने बेचा होगा।
तो ये फर्म ए की क्या हुई, सेल्स हुई। तो टेक्निकली मुझे इसको 100 रुपए को यहां पर लिखना चाहिए, लेकिन लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि उसने ऑलरेडी मुझे डोमेस्टिक सेल्स दी है। भाई फर्म ए और फर्म बी तो एक ही कंट्री की है ना, तो डोमेस्टिक सेल्स में जुड़ा होगा ये 100 रुपए। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स में ये 100 रुपए जुड़ा होगा। भाई ये भी तो डोमेस्टिक सेल्स ही है, ये जो फर्म ए ने बेचा है ये भी तो डोमेस्टिक सेल्स ही है। तो ये 220 में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो ये 100 अलग से नहीं लिखूंगा। समझो इस चीज को, और 100 को लिखकर काटना यहाँ पे ताकि तुम्हें याद रहे। सॉल्व कर लो इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर एक तो आना चाहिए 100 और दूसरे का आना चाहिए 110, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 210 हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, करो इसको सॉल्व फटाफट, देखो आंसर आ रहा है हमारा क्विकली। ठीक है जी, आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड। समझ जाएंगे भाई हम, क्या समझ जाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड आ जाएगा हमारे पास। अब कितनी फर्म्स दिख रही हैं? एक तो फर्म ए दिख रही है भाई मुझे, बस फर्म ए ही है, तो फर्म ए की हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालनी है। सिंपल। तो पहला है परचेज, कितने क्या है, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट का मतलब है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स। तो भाई ये सारे ना मेरे फिक्स्ड एसेट में आते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स। तुम यहाँ पे इनकी कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, यहां पर इनकी कोई भी जगह नहीं है। फिर बोलता परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट मेरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है, याद रखेंगे। नॉन फैक्टर इनपुट क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है, 2 लाख। तो 2 लाख क्या करना, माइनस करना है। जो भी चीज माइनस करनी है उसको ब्रैकेट में डालना ताकि गलती ना हो और हमें याद रहे। देन सेल्स बाय फर्म ए अदर फर्म्स इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, सेल्स दी है सिंपल, तो सेल्स को हम 10 लाख में लिख देते हैं। ध्यान देना डोमेस्टिक सेल्स है, टोटल सेल्स नहीं है। फिर लिखा है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कितना दिया मुझे इंपोर्ट, 50,000 का इंपोर्ट दिया है। ध्यान देना ये इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ही तो है, ये परचेज है, लेकिन यहां पे उसने मुझे टोटल परचेज दे दी। ठीक है, यहाँ पे परचेज का कुछ लिखा नहीं ना, डोमेस्टिक है इंटरनेशनल है, तो मतलब ये टोटल है। ये जो 50,000 है ना, ये ऑलरेडी इस 2 लाख के अंदर जुड़ा हुआ है, अलग से नहीं लिखना। क्लियर? देन वी हैव एक्सेस ऑफ इट्स ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, एक्सेस ऑफ ओपनिंग मतलब ओपनिंग बड़ा क्लोजिंग छोटा, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना दिया, 1 लाख। लेकिन हमें चाहिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 लाख। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 लाख में से 3 लाख गए, कितना आया, 7 लाख। ये मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है,
याद रखना ये वैल्यू एडेड क्या होता है, ग्रॉस होता है और मार्केट प्राइस पे होता है। डन हो गया भाई, सिंपल, बहुत सिंपल। चलो भाई अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, याद है? सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड। और सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और मैंने तुम्हें बताया याद रखने के लिए, याद रखना है। क्या याद रखना है भाई, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट ग्रॉस होता है और एट मार्केट प्राइस होता है। वैल्यू ऑफ एडेड ग्रॉस होता है और एट मार्केट प्राइस। हमने निकालना क्या है, हमने ये निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट इस बार क्वेश्चन के अंदर। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पहले बोलता नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दी है। ओहो, लेकिन मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। ये निकालना है ना मुझे, जीवीए एट एमपी निकालना है। और दिया क्या है उसने, नेट वैल्यू एडेड एनवीए एट एफसी दिए। तो याद है वो फर्स्ट लेटर चेंज होगा तो डेप्रिसिएशन आएगा, सेकंड लेटर चेंज होगा तो एनएफवाईए आएगा, थर्ड लेटर चेंज होगा तो एनआईटी आएगा। तो ये लगा दो इस पे कॉन्सेप्ट, कौन रोक रहा है तुम्हें। फर्स्ट लेटर चेंज क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। नेट, नेट होता है छोटा, नेट होता है छोटा तो उसको बड़ा कर दो, प्लस होएगा। सेकंड लेटर सेम है, बहुत अच्छी बात है। थर्ड लेटर चेंज है, एमपी और एफसी। थर्ड लेटर हमेशा एमपी और एफसी होएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एनआईटी। भाई एफसी फैक्टर कॉस्ट छोटी होती है तो उसको इक्वल करने के लिए क्या कर दो, उसको बड़ा कर दो, ऐड कर दो। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, जीवीए एट एमपी आ जाएगा। अब जीवीए एट एमपी जो है कितना आएगा बताओ। एनवीए एट एफसी कितना दिया, एनवीए एट एफसी 100 दिया, ये हो गया 100। डेप्रिसिएशन चेक करो, दिया क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन। हाँ जी ये दीजिए डेप्रिसिएशन कितनी, 10। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, आई होप इट इज रीडेबल। हाँ जी ठीक है। डेप्रिसिएशन हमको कितनी दी है, 10 दी है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन में आ गई 10। एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। चेक करते हैं, ये है जी मेरा इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते कौन कौन से है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट होता है जी, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट होता है, जीएसटी इनडायरेक्ट होता है। और भी जैसे जैसे मुझे याद आएंगे वैसे वैसे मैं यहाँ पे लिस्ट आपकी बनवाता रहूंगा। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं मेरे पास। ठीक है, वैट इनडायरेक्ट होता है, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट होता है। तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। हाँ जी, एक्साइज ड्यूटी एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, एनआईटी इट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एक्साइज ड्यूटी दी है 20, सब्सिडी चेक करें क्वेश्चन में दी है, बिल्कुल दी है, ये रही सब्सिडी। कितनी दी है सब्सिडी, 5। तो 20 माइनस 5 कितना हो गया, 15। एनआईटी आ गया 15, यहाँ पे लिख देते हैं 15। तो बताओ भाई कितना आ गया ये, 125। ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आ गया मेरे पास, 125। बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी दी है, 75 दी है, तो मैं क्या यहाँ पर 75 लिख दूं, सिंपल। एक्साइज ड्यूटी का हो गया, सब्सिडी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो भाई मुझे बताओ क्या अब मैं इस वैल्यू को निकाल सकता हूँ यहाँ पे, हाँ कि ना। क्या फॉर्मूला मेरा, क्या फॉर्मूला बना यहां से मुझे बताओ। इसको मैं क्या बोलता हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीवीए एट एमपी। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीवीए एट एमपी। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया 75 माइनस 75, जीबी एट एमपी तुमने निकाला 125, तो क्या तुम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लोगे बच्चों? निकाल लोगे? बताओ कितना आया, फटाफट बता दो चैट बॉक्स में। बता दो भाई फटाफट। कमाल है। कितना होगा ये? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 125 प्लस 75 इज इक्वल टू कितना आ गया? 200। 200 आएगा आंसर इसका। चेक कर लेते हैं। 200 ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओ भाई फॉर्मूला तो सेम ही रहना है। समझ जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन से क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, वैल्यू एडेड का। इस बार क्या निकाला? इंटरमीडिएट, कोई बात नहीं। पहली आइटम वैल्यू ऑफ आउटपुट 200, ये लो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट 200। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये 200 दिया है। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सब्सिडी अच्छी बात है, डेप्रिसिएशन दिया ठीक है, और हमें दिया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ओहो, मुझे तो चाहिए जी वी ए एट एमपी, इन्होंने क्या दे दिया? एनवी एट एफ सी, तो कोई बात नहीं निकाल लो। जी वी ए एट एमपी निकालना है, इन्होंने दे दिया एनवी ए एट एफ सी, तो हम फॉर्मूला बना देंगे, हमें आता है। फर्स्ट लेटर चेंज, डेप्रीसिएशन। भाई ये है ग्रॉस, ये है नेट। नेट होता है छोटा, तो उसको क्या कर दो? बड़ा कर दो, प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन। वी सेम है, ए सेम है, एमपी एफ सी अलग है, थर्ड लेटर चेंज तो एनआईटी आता है। एफ सी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट होती है छोटी, तो इसको कर दो बड़ा, प्लस कर देंगे एनआईटी। डालो भी वैल्यू, एनवीए दिया तुम्हें 80 प्लस डेप्रिसिएशन दी है तुम्हें 20 प्लस एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स दिया है तुम्हें 15, सब्सिडी दी है तुम्हें 5, तो 15 माइनस 5 कितना आ गया? ये 80 प्लस 20 100, 15 माइनस 5 10, कितना आ गया? 90। तो जीबी एट एमपी सॉरी 110, 110। ठीक है, ये मेरे पास आ गया जीवी एट एमपी। ये तुम्हें दिया है, ये तुमने निकाल लिया, क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल जाएगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है ना तुम्हें, तो बताओ क्या फॉर्मूला है मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट का? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट है 200, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, वैल्यू एडेड कितना है? 110, तो कितना आ गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहां से? बताओ जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में। बिल्कुल, कितना आएगा ये? 90। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी आ गई हमारे यहाँ पे? 90 लाख आ गई। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन, स्पीड पकड़नी है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। कैलकुलेट सेल्स, उस सेल्स से ही पता लग गया फॉर्मूला। सेल्स माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड। निकाल देते हैं। एनवीएट एफसी दी है, ये ना बड़े तंग करते हैं, कोई बात नहीं, तो हम जीवी एट एमपी निकाल लेंगे। तो भाई जीवी एट एमपी, जीवी एट एमपी इज इक्वल टू एनवीए एट एफसी दिया है ना, फर्स्ट लेटर चेंज
प्लस हो जाएगा डेप्रीसिएशन। भी प्लस क्यों किया, नेट होता है छोटा, तो इक्वल करने के लिए इसको कर दो बड़ा, बड़ा करेंगे प्लस करके। वी सेम है, एमपी अलग है, थर्ड लेटर चेंज होगा तो क्या आएगा, एनआईटी। थर्ड लेटर चेंज होगा तो क्या आएगा, एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट भी छोटी होती है एमपी से, ये साइड छोटी, तो उसको करो बड़ा, वैल्यू कर दो पुट। एनवीएट एफसी दिया 300 प्लस डेप्रिसिएशन दिया तुम्हें 30 प्लस एनआईटी होता है इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इंडायरेक्ट टैक्सेस तुम्हें दे दिए 20, सब्सिडी क्वेश्चन में दी ही नहीं, तो 20 माइनस 0 हो गया ये कितना हो गया 350। तो जीवी एट एम पे कितना आ गया 350। सेल्स निकालनी है भाई इसमें, कोई नहीं। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, याद रखो। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। -50 दिया, प्लस है सॉरी, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तुम्हें कितना दे दिया ये -50। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तुम्हें कितनी दे दी 200। खत्म हो गया सारा सामान, तो निकाल लो, क्या दिक्कत है, क्या इशू है। इसको क्या मैं निकाल नहीं सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या फॉर्मूला बनेगा यहां से, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। सेल्स निकालनी है, प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया -50 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी दी है 20 इज इक्वल टू वैल्यू एडेड 350। सामान को इधर उधर ले जाओ और सेल्स निकाल दो, सेल्स तुम्हारे पास आ जाएंगी 600। सेल्स कितनी आ जाएंगी 600 आ जाएंगी भाई, क्लियर है। अब हम करेंगे, बस बहुत हो गया वैल्यू एडेड मेथड, बाकी सारे सम्स अपने होमवर्क में करने हैं। आई विल शेयर द फाइल विद यू। अब हम करेंगे इनकम मेथड, हेडिंग डाल लो भाई इनकम मेथड। इनकम मेथड करेंगे अब हम। I hope the file that I have shared is visible. लो भाई, इनकम मेथड का फॉर्मूला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये हमारे पास आ जाएगी एनडीपी एट एफसी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम क्या आ जाएगी एनडीपी एट एफसी। और देखो एक बार एनडीपी एट एफसी आ गई तो वो मैं फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर चेंज कर करके ना अपना सारी बाकी की चीजें भी इधर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मेन ये है कि पहले इस फॉर्मूले को समझे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आता है, जो भी एम्प्लॉय को हम काम करने के बदले में देते हैं वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है। क्या बोला मैंने, जो भी एम्प्लॉय को हम काम करने के बदले में देते हैं वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है। उसको हम वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दे रहे हैं या फिर वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड दे रहे हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है। और हमने सिर्फ एम्प्लॉयर की लेनी है, मतलब बॉस की। बॉस, एम्प्लॉयर मतलब बॉस, एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहा है किसी के अंडर। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन नहीं लेनी, किसकी कंट्रीब्यूशन लेनी है, सिर्फ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में, और उसके बाद पेंशन पेमेंट लेनी है हमने। ओल्ड एज पेंशन नहीं लेनी, ध्यान रखो। अगर कोई और पेंशन है ओल्ड एज के अलावा जो कि रिटायरमेंट पे उसको मिल रहे हैं पैसे, वो वाली पेंशन पेमेंट हमने इसके अंदर लेनी है। इन चारों चीजों को ऐड करेंगे, क्या आ जाए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस,
रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। याद रखो, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, भाई खुद ही लेबर है, खुद का ही पैसा लगाया है, खुद की ही लैंड है, ठीक है, खुद ही बिजनेसमैन है, खुद ही एंटरप्रेन्योर है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम। अगर खुद के काम के पैसे हैं उसको भी जोड़ देना है। तो जब मैं इन तीनों चीजों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, तो क्या क्रक्स निकला? अभी हम सम करेंगे। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। एक मिनट, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट, याद करो, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? जो भी एम्प्लॉय को दिया, चाहे वो वेजेस है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी में, या फिर उसकी रिटायरमेंट की पेंशन है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ठीक है, चलो भाई अब इसके सम्स करेंगे तो इसके अंदर और क्लैरिटी यहाँ पे आएगी। अच्छा हाँ, एक चीज और देख लो, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज, मैं यहां लिख देता हूं, रिटेन्ड अर्निंग, नोट करेंगे इसको साथ साथ। रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड प्लस टैक्सेस, ये प्रॉफिट होता है। रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड प्लस टैक्सेस। तो अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो हमें पता होना चाहिए निकालना कैसे है। आई होप आ गया समझ अच्छे से। ठीक है, एक काम करते हैं, जगह चाहिए खाली, हल्की सी फॉर्मूले इसकी रिवीजन, फिर हम सम करने शुरू करेंगे। तो भाई फॉर्मूले की एक हल्की सी रिवीजन हो जाए। अगर हम बात करते हैं इनकम मेथड की, इनकम मेथड, तो इनकम मेथड क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी। क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। याद हो रहा है? एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलता है? वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी प्लस पेंशन। और पेंशन के अंदर हमने ओल्ड एज पेंशन नहीं लेनी, रिटायरमेंट वाली पेंशन लेनी है। देखो इसको, वेजेस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और पेंशन। देन यू हैव ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड प्लस टैक्सेस। कहानी खत्म। एक बार एनडीपी एफसी निकल गया ना, फिर क्वेश्चन में जो भी पूछेगा, अगर क्वेश्चन में पूछे डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम होती है जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन के अंदर अगर पूछे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट एफसी। तो एक बार एनडीपी एट एफसी निकल गया तो उसके बाद जो निकालना है हम फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर करके उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि बाद में इसको हम रिवाइज कर सके। हर सम में इसको हम रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, हर सम में रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सम्स के ऊपर।
इनकम मेथड के सम्स। ये लो, कहता है जी कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट नेशनल इनकम मतलब क्या निकालना है? एनएनपी एट एफसी निकालना है। आइटम्स पढ़े, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यहीं से समझ जाओ ये इनकम मेथड लगा है। और इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है? इनकम मेथड से हमें निकलता है एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसने तो हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे ही दिया, कितना? 800, है कि नहीं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना हो गया? 800। रेंट किसका पार्ट होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का। क्या आता है? रेंट। बोलेंगे मेरे साथ साथ, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे किस में आते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस में आते हैं। तो कितना दिया अभी रेंट तुम्हें? 200 दिया है, 200 का रेंट। वेजेस एंड सैलरी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट है, तो उसने तो मुझे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पूरा ही दे दिया, तो मतलब वेजेस एंड सैलरी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसको अलग से नहीं लिखना। ये बात समझ आई कि नहीं आई? भाई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 800 है, 800 है ना, ये वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस पेंशन, तो इसने तो मुझे पूरा ही दे दिया, तो ये सारा जुड़ा हुआ है इसके अंदर ऑलरेडी। नेट एक्सपोर्ट तो कुछ नहीं करना, कहीं है नेट एक्सपोर्ट इसमें? है भी। नेट फैक्टर इनकम अभी कुछ नहीं करना। प्रॉफिट, प्रॉफिट छठे नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, प्रॉफिट कितना दिया? 300, तो यहां मैं प्रॉफिट लिख दूंगा, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। अगर वो ऑपरेटिंग सरप्लस दे दे क्वेश्चन में, तो फिर इन आइटम्स का कुछ भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सारी आइटम्स में जुड़ी होंगी। देन यू हैव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पे 100 रुपए है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का भी कुछ नहीं करना, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड का कुछ नहीं करना, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट, भी प्रॉफिट के ना 3 हिस्से हैं, रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड, टैक्सेस। उसमें से टैक्सेस तुम्हें 60 रुपए दिए हैं, लेकिन ये 60 तो ऑलरेडी 300 में इंक्लूडेड है ना, तो इस 60 का अलग से कुछ नहीं करेंगे। चलो भाई, मिक्स्ड इनकम हमको दी नहीं, तो मुझे बताओ ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया? 600। ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया 600, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड 0, तो 800 के अंदर अगर मैं 600 जोड़ू तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1400, हाँ कि ना? तो एनडीपी एट एफसी कितना हो गया? 1400 हो गया। निकालना क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, वो तो निकल जाएगा, वो तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है भाई। तो भाई एन एन पी एट एफ सी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफ सी। बड़े ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएंगे, बहुत ही ध्यान से। फर्स्ट लेटर सेम, सेकेंड लेटर चेंज। सेकेंड लेटर में एन का मतलब होता है नेशनल, ये है डोमेस्टिक, ये है नेशनल। भाई राइट हैंड साइड डोमेस्टिक वाली छोटी है ना, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो उसको बड़ा कर दो। सेकेंड लेटर चेंज होगा तो क्या आएगा? एन एफ वाई ए। थर्ड लेटर एफ सी, एफ सी सेम है, तो भाई बन गई बात हमारी। एनडीपी एट एफ सी कितना आ गया? अभी निकाला हमने एनडीपी एट एफ सी। हाँ जी, एनडीपी एट एफ सी अभी निकाला, कितना? 1400। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये दी भाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी दी है? -20, बहुत अच्छी बात है, प्लस -20, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 1380। लो भाई, कोई डाउट 1380 में? क्विकली कंप्लीट दिस एंड देन वी विल मूव फर्दर। क्विकली कंप्लीट दिस, चेक कर ले आंसर, आंसर भी हमारा ठीक है। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो चैट बॉक्स में। ये रिवीजन लेक्चर है, दैट्स व्हाई आई विल बी मूविंग बिट फास्टर।
डन लिख देना चैट बॉक्स में जब हो जाए, जस्ट राइट डाउन डन। ओके ग्रेट। लो भाई अगला सम कहता कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। क्या कैलकुलेट करना है? एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, कोई बात नहीं कर देंगे। डिविडेंड, डिविडेंड पढ़ते ही समझ जाना कि कौन सा इनकम मेथड है, और इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है? एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है क्या? वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और पेंशन। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आओ जो सी चीज जहां जानी है उसको वहां डाल देते हैं। डिविडेंड कितना दिया? 100 दिया है। ओ भाई डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट के 3 हिस्से हैं, रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड, टैक्सेस। उसमें से उसने हमें क्या दे दिया? डिविडेंड दे दिया। कितना दिया डिविडेंड? 100। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, हमें एम्प्लॉयर वाला ही चाहिए, एम्प्लॉय वाला नहीं चाहिए, याद रखना। तो ये कितना दे दिया तुम्हें एम्प्लॉयर वाला? 200। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है रिटेन्ड अर्निंग, इसका दूसरा नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग होता है। कितना है? 20। रेंट कितना है? 100। तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में रेंट में 100 लिख दिया। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट कितना है? 130। इंटरेस्ट कितना? 130। कॉर्पोरेशन टैक्स 50, तो टैक्स यहाँ पे प्रॉफिट का हिस्सा 50। यहाँ से प्रॉफिट कितना निकल गया मुझे बताओ? 170। सिंपल। वेजेस एंड सैलरी 1000, यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज में 1000 लिख दिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहीं भी नहीं आती इस फॉर्मूले में, और हमें यहाँ पे एनटीपी एट एफसी निकालना है तो कोई चक्कर नहीं है बस। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ गया? 1200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया? 300। मिक्स्ड इनकम दी नहीं तो 0। आंसर हमारे पास कितना आ गया? 1500 एनटीपी एट एफसी। आई होप इट इज डन। जल्दी से कर लो इसको। डन हो गया? चले आगे। अब हम आगे करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। लो भाई एक्सपेंडिचर मेथड करना है हमने, तो फॉर्मूला लिखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का सबसे पहले एंड देन वी विल मूव फर्दर। ठीक है जी। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना पूरे फोकस के साथ। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट
प्लस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउसहोल्ड, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउसहोल्ड प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बस इतना सा फॉर्मूला है। क्या क्या है इसमें? कहता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक मिनट, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउसहोल्ड प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, सम करने से पहले पता होनी चाहिए बच्चों। वो चीज क्या है? इसको हम, ये जो ब्लू कलर में लिखी है मैंने, इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये सारी कहानी है। तो यहाँ पे जहां जहां वर्ड इन्वेस्टमेंट आया है ना, वहां वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला वी विल बी अप्लाइंग इन दिस एंटायर मेथड। लिख लो इसको फटाफट, फटाफट लिखो, 2 मिनट दे रहा हूं, स्पीड पकड़ो। चलो जी, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सम को करेंगे। बहुत इजी सम है, बस जो सी चीज जहां डालनी है उसको डाल देना। ठीक है, ये देखो कैलकुलेट क्या बोल रहा है वो, नेशनल इनकम। कोई बात नहीं, पहली आइटम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्या है इसमें? लो भाई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 600। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ ताकि फटाफट हम इसको देख सके और वहां पे प्लेस कर सके। लो भाई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 600। प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट है यहाँ कहीं? नहीं भी, प्रॉफिट तो है नहीं, तो उसको मारो गोली। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फिर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तीसरे नंबर पे, बिल्कुल ठीक बात है, अभी 700 दिया हमें, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 700। ठीक है, 600 700। देन यू हैव नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। क्या करें नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस? कहीं पे है ही नहीं क्वेश्चन में, तो उसका हमें कुछ नहीं करना। हाँ बाद में हो सकता है, क्योंकि नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी है, इधर हमने इसको यूज करना हो। ठीक है, बाद में हो सकता है। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ जी, तो बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। फिर है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओ भाई, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट होती है, इसने हमें ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दे दी। बहुत अच्छी बात है, 5वें नंबर पे 250। तो मतलब ये सारा दे दिया इसने, ये सारा इसने ब्लू कलर वाला कितना दे दिया? 250 दे दिया, 250।
थोड़ा हौच पौच हो गया लेकिन एडजस्ट कर लेना, 250। देन यू हैव चेंज इन स्टॉक, कितना अच्छा बच्चा है, एकदम कैलकुलेट करके दे रहा है सब कुछ। 6 नंबर पे कितना चेंज इन स्टॉक, 50 है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का अभी कुछ नहीं करना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का अभी कुछ नहीं करना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वैसे डेप्रिसिएशन को बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। देन यू हैव नेट इंपोर्ट, ये क्या कर रहा है, नेट इंपोर्ट, मेरे पास तो नेट एक्सपोर्ट है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना। नेट इंपोर्ट 30 दिया है ना, तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा, -30। सिंपल। इसने शब्द उल्टे करे, हमने साइन उल्टे कर दिए। क्लियर। तो इन जब सारी कैलकुलेशन को मैं करूंगा, 600 प्लस 700 प्लस 250 प्लस 50 -30, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। और आंसर यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये रहा भी 1350 आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसको कर लेना। एक लास्ट सम और कर लेते हैं, फिर हम छुट्टी करेंगे। ये वाला सम करते हैं, चलो। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद रखना बड़ा जरूरी है भाई। फॉर्मूला है जीडीपी एट एमपी। याद रखो, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी निकलता है। तो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। मतलब हम लोगों ने जो घर घुर बनाए हैं उसको, इन 3 चीजों को प्लस करूंगा। देन माइनस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, नॉलेज के लिए बता दूं, चेंज इन स्टॉक को ना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। माइनस चेंज इन स्टॉक, सॉरी नहीं माइनस नहीं, प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। खुशी की बात यह है, इसमें कुछ भी माइनस नहीं होता, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड में तो कुछ माइनस होता है ना, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में माइनस नहीं होता, तो कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ ऐड ही होना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज कर लो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। अच्छा, इन तीनों का एक नाम भी है, इन तीनों का एक नाम भी है। क्या नाम है इन तीनों का, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या चीज दी है वो हम देख लेंगे यहाँ पे। ओहो, नेशनल इनकम ही दे दिया। कहता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालो, ये चीज निकाल ली, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम दिया है, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी दिया है। चाहिए क्या मुझे, जीडीपी एट एमपी, तो निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी। फर्स्ट लेटर चेंज हो गया, डेप्रिसिएशन आएगा। नेट है, नेट छोटा है, नेट बड़ा करो, प्लस होएगा। एन डिफरेंट है, एन और डी में फर्क है। नेशनल डोमेस्टिक, नेशनल डोमेस्टिक सेकंड लेटर चेंज, तो क्या आएगा मेरे पास, एन एफ वाई ए। नेशनल, ये साइड बड़ी है तो इसको छोटा करो, तभी तो इक्वल वाला साइन जस्टिफाई होगा ना। ये साइड बड़ी है, नेशनल बड़ा है, तो इसको छोटा कर दो। एमपी एफसी फैक्टर कॉस्ट, एमपी और एफसी क्या है मेरे पास, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट छोटी तो इसको बड़ा करो, प्लस एनआईटी। ये फॉर्मूला बन गया। ढूंढो और फेंको, जो जो चीज आ रही है उसको लिखते रहो। नेशनल इनकम कितनी है, 930, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 930। 930 नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट, ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ओ भाई, इन्होंने दिया नेट, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस। फर्स्ट लेटर चेंज हो गया,
तो फर्स्ट लेटर चेंज होगा तो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। हमने क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्होंने क्या दे दी, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। नेट छोटा होता है तो प्लस हो, लो भाई कितना दिया ये 100। डेप्रिसिएशन ढूंढ लो जरा क्वेश्चन में से। डेप्रिसिएशन तो दी ही नहीं, डेप्रिसिएशन तो दी नहीं। लो भाई लास्ट में दे दिया उसने, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो कोई बात नहीं, इसको कितना लिख लो भी, 125। ये कितना दिया सारा, 125। इससे क्या पता लगता है हमें, भाई ग्रॉस मेरे पास 125 है, नेट मेरे पास 100 है, तो डेप्रिसिएशन कितनी हुई, डेप्रिसिएशन कितनी हुई मेरे पास 25। ये दी नहीं क्वेश्चन में इस बार, बढ़िया क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ी, कितनी आई वो मेरे पास 25 आई। डेप्रिसिएशन क्लियर है अभी, आगे बढ़ते हैं। नेट इंपोर्ट, अच्छा हमें तो क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। तो उसने वर्ड उल्टे करे, हम साइन उल्टे कर देंगे। नेट इंपोर्ट -20 है, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, माइनस ऑफ -20। देखो ये नेट इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट बनाने के लिए माइनस अलग से लगेगा, कंफ्यूज मत होना, गड़बड़ मत कर देना। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस का अभी कोई रोल है, बिल्कुल है। कितने हैं, चौथे नंबर पे, नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस चौथे नंबर पे कितने हैं, 5। ये 5 यहाँ लिख लिया मैंने। नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, अभी कुछ नहीं करना है इसका। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर छठे नंबर पे 600 दिया है, ये है भाई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600। चेंज इन स्टॉक, बहुत अच्छी बात है, कितना दे दिया, सातवें नंबर पे 10। ये रहा भाई चेंज इन स्टॉक, ये कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या होता है, NFYA। आठवें नंबर पे कितना है, 5। यहाँ पे आएगा NFYA 5। तो ये क्या है, अच्छा 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। तो सारी आइटम्स यहाँ पे खत्म हो गई है, तो ठीक है। इधर से निकाल लो GDP एट MP, कितना आया 930 -5 + 5, 930 ही आ गया। ये लो ये आ गया मेरे पास 930, 125 आ गया। तो बस ठीक है, यहाँ से गवर्नमेंट का निकल जाएगा हिसाब किताब। अच्छा नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन तो लिखा ही नहीं इधर, डेप्रिसिएशन कितना है, 25 है। अब ये कितना आया, 955। ठीक है, तो यहाँ से ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी हमारी, बड़ी सिंपल सी बात है अभी, इसमें कोई ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। GDP एट MP जो कि है 955 इज इक्वल टू प्राइवेट 600, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 प्लस गवर्नमेंट हमने निकालना है, प्लस 125 प्लस 10, माइनस माइनस कट गया, ये प्लस हो गया, +20। इधर उधर ले जाओ सामान को, गवर्नमेंट का आंसर हमारे पास निकल जाए। बड़ा ही अच्छा सम था, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं दी थी हमें, और यहाँ पे हमें GDP एट MP निकालने के लिए डेप्रिसिएशन की जरूरत थी, तो वो हमने ग्रॉस और नेट के डिफरेंस से यहाँ पर निकाली। कर लो, नहीं समझ आएगा तो वीडियो आप सबके पास इसकी एक्सेसिबल है, जस्ट रिपीट दिस एंटायर सम, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। फाइन, तो ये थी हमारी प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, रिवीजन क्लास ऑफ नेशनल इनकम। मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर चैप्टर वेल, क्योंकि पेपर के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Yes, okay, fine. I will be sharing this file with you. Fine, and the video will also be accessible. So make sure that you revise it well. Chalo.